हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास तक हम लोग नोडल एनालिसिस का केस 1 खत्म कर चुके थे और इसी स्क्रीन पर थे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा केस हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज करे थे। अब केस नंबर 2 और केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए केस नंबर 2 में मैंने क्या चेंजेस किया है, अभी करने वाला हूं मैं चेंजेस। मैं क्या करता हूं कि यहां से ये 8 ओम रेजिस्टेंस हटा देता हूं और यहां पर एक सीधी लाइन खींच देता हूं। क्या कर देता हूं? सीधी लाइन खींच देता हूं, ठीक है। तो इन दोनों सर्किट्स में क्या अंतर है आपको नजर आ रहा है? साफ नजर आ रहा है ना, फर्क साफ है, ठीक है। तो फर्क साफ क्या है, यहां पे 8 वोल्ट और 8 ओम, और यहां पर मैंने ये 8 ओम हटा दिया है। अब इसके हटाने से होगा क्या वो बताता हूं आपको। तो वही प्रोसेस सिंपली कि आइडेंटिफाई दी नोड। तो नोड नंबर 1, 2, 3 और एक रेफरेंस नोड, ये हमारा रेफरेंस नोड, 3 नॉन रेफरेंस नोड और ये हमारा रेफरेंस नोड 0 वोल्ट। तो ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब वोल्टेज असाइन कर देते हैं, वोल्टेज असाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया V1 वोल्टेज, ये हो गया V2 वोल्टेज और ये हो गया V3 वोल्टेज, ठीक है। ये स्टेप भी हमने हमारी क्लियर है। अब देखिए क्या करना है कि हर एक नोड के ऊपर हमें KCL इक्वेशन लिखना है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि यहां पर हमें 3 इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक इक्वेशन हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। कैसे एलिमिनेट हो जाएगी वो आपको बताता हूं। देखिए जब भी कभी ध्यान से देखना है ना, जब भी कभी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, क्या आइडियल वोल्टेज सोर्स अभी मैं ले लेता हूं, सपोज करिए इस 8 वोल्ट को। जब भी कभी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी हो, अगर वो डायरेक्टली किसी नॉन रेफरेंस और ये रेफरेंस नोड और नॉन रेफरेंस नोड, मतलब कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, अगर वो किसी दो नोड जो कि एक नॉन रेफरेंस और दूसरा रेफरेंस है उसके बीच में अगर कनेक्ट होंगे, तो जो नॉन रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज होगा V1, थोड़ी देर के लिए V1 एज्यूम कर लिया क्योंकि इस नेटवर्क के हिसाब से जो भी वोल्टेज होगा नॉन रेफरेंस नोड का, वो क्या हो जाएगा? उस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। और प्लस 8 होगा या माइनस 8 होगा ये कैसे पता चलेगा? जो भी नॉन रेफरेंस के नियर बाय जो भी साइन है वो साइन लग जाएगा। तो नियर बाय नॉन रेफरेंस नोड के पास में सबसे पहला कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। तो उस साइन वाला वोल्टेज, पॉजिटिव साइन वाला वोल्टेज वहां पे अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब है कि नॉन रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? +8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आइडियल में ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं था, है ना। जैसे हमने पिछली बार देखा, पिछली बार में क्या था? प्रैक्टिकल था। पिछली बार क्या था हमारा? प्रैक्टिकल था। तो इस वजह से प्रैक्टिकल में ये पॉसिबल नहीं होता। प्रैक्टिकल में पॉसिबल, ये दैट इज प्रैक्टिकल, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ये हमारा आइडियल, ये था प्रैक्टिकल, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल था। इसको अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो नोट्स कॉपी में प्रैक्टिकल, ये हमारा क्या था? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स था। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लगेगा, सिर्फ आइडियल में लगेगा, ठीक है। सपोज करें, हो सकता है आपके सामने ऐसा एग्जांपल भी आए कि यहां पर एक हमारा डिपेंडेंट डायमंड, मतलब कि ये हमारा डिपेंडेंट 2ix, तो हम ये बोलेंगे कि ये अगर हमारा रेफरेंस और ये हमारा नॉन रेफरेंस, तो ये नॉन रेफरेंस नोड का जो वोल्टेज है वो आपका क्या आ जाएगा? V + 2ix। ये वोल्टेज कौन सा होगा? 2ix, वही वैल्यू। बट शर्त क्या है? आइडियल होना चाहिए। पहली शर्त क्या है? आइडियल होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में ही होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि दो आपने क्या कर दिया, नॉन रेफरेंस नोड के बीच वाला ले लिया, वो नहीं लेना है, ठीक है। तो ये कब लगेगा? स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। अच्छा, एक एग्जांपल और दे देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ये आपको एनालॉग में बहुत काम आएगा, ठीक है। सपोज करिए ये माइनस प्लस इस तरीके से होता, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं 8 वोल्ट होता थोड़ी देर के लिए, तो हम अगर ये बोलते होते कि ये हमारा क्या है, ये वाला वोल्टेज बताओ, कोई बोलते ये वाला वोल्टेज बताओ, तो हम क्या बोलते? ये माइनस के साथ में -8 वोल्ट यहां पे हो जाएगा,
-8 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। बट ये अभी आप याद मत रखिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये एनालॉग के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम का है और नेटवर्क में भी, चलो लिखे रहने दो, नेटवर्क में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको, नेटवर्क में भी ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा हमने क्या मान के चले हैं ग्राउंड, क्योंकि ये क्या होना चाहिए आपका रेफरेंस, तो दूसरा आपका नॉन रेफरेंस, दैट इज नॉन रेफरेंस। तो ये रेफरेंस है और ये नॉन रेफरेंस है, तो इसका -8 वोल्ट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा उस नोड का, इस नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा -8। और ये तभी पॉसिबल है जब एक रेफरेंस और दूसरा नॉन रेफरेंस हो। ठीक है, तो ये सेट ऑफ एग्जांपल्स मैंने दे दिए जिससे आपको प्रॉपर आइडिया हो गया होगा। तो अब यहां पर क्या हो कि यहां पर V1 वोल्टेज तो बड़ी आसानी से निकल गया हमारा, हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर बहुत काम हमारा आसान हो गया कि V1 वोल्टेज तो हमारा क्या हो गया, 8 वोल्ट हो गया, 8 वोल्ट है ना, 8 वोल्ट हो गया V1। और V2 कैसे निकालेंगे, V2 जैसे हमने पिछली बार किया, नोडल एनालिसिस लगाया, सेम एज प्रीवियस टाइम पर हम लोगों ने इस नोड वोल्टेज पे जो लगाया था, मतलब सेम इक्वेशन, ये जो हमारी नोड 2 पे, नोडल 2 पे जो इक्वेशन लगी है ना, वही सेम इक्वेशन आपको लिख देना और कुछ भी चाहिए सेम आएगा। ठीक है, और सिमिलरली ये जो हमारा V3 पे लगाएंगे, वो भी क्या लगाएंगे, सेम एज प्रीवियस, सेम केसीएल एक्सप्रेशंस, सेम नोडल एक्सप्रेशंस जो हम लोगों ने पिछले केस में देखी, यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए इस केस में हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, आपको 2 ही अननोन है और 2 ही इक्वेशन बनेगी, तो इस केस में आपको 2 इक्वेशन 2 अननोन तो आप बिना कैलकुलेटर के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आपको इस तरह का बड़ा सर्किट होगा तो एक इक्वेशन बहुत ही आसानी से या एक अननोन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला जो मैंने सिखाया है इसका मैं एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूं जो कि आपको काम आने वाला होगा। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, दैट वोल्टेज इज द करस्पॉन्डिंग वोल्टेज। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, इफ एनी आइडियल वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो भी हो लोकेटेड बिटवीन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस नोड, तो दैट वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, वही वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज द करस्पॉन्डिंग नोड वोल्टेज। करस्पॉन्डिंग नोड वोल्टेज लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग नोड वोल्टेज। ठीक है, करस्पॉन्डिंग नोड वोल्टेज। आया बात समझ में? तो ये था हमारा केस नंबर 2, जहां पर हमने देखा कि कितनी आसानी से एक बड़ा सा नेटवर्क गिवन था, उसमें एक हमारा अननोन आसानी से एलिमिनेट हो गया, बचे हुए 2 पे सेम जैसे हम लोग पूरा नोडल एक्सप्रेशन लिखते हैं वैसा के वैसा एक्सप्रेशन लिख के 2 इक्वेशन और 2 अननोन और 2 इक्वेशन बनेगी और हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 3 की तरफ, अब इस केस नंबर 3 में हम क्या चेंजेस करेंगे आपको बताता हूं। केस नंबर 3 में एक काम करते हैं, वापस से ये 8 जो लगा था, 8 हटाया था, इसको वापस लगा देते हैं और अब हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पर ये 4 ओम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, चलिए वापस सेम प्रोसेस से चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, नोड आइडेंटिफाई करना है। तो कौन कौन से नोड हो गए, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3 और ये हमारा रेफरेंस नोड, जिसको हमने एक को हमें ग्राउंड सेलेक्ट करना है तो 0 वोल्ट हमने ग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलिए अब वोल्टेज असाइन कर देते हैं, वोल्टेज असाइन कर देते हैं V1, V2 और V3, V1, V2 एंड V3। अब आपको मैं यहां से एक कॉन्सेप्ट और देता हूं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, हर नोड के ऊपर क्या करेंगे, हर नोड के ऊपर हम लोग KCL इक्वेशंस लिखेंगे। बट वो लिखने से पहले आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक और देता हूं, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं और इस कॉन्सेप्ट का नाम है सुपर नोड कॉन्सेप्ट। आपने कई मर्तबा अपने कॉलेज में सुना होगा, इसका जिक्र किया होगा, बट बहुत बार हमें अप्लाई करते नहीं आता है ये, दैट इज सुपर नोड। सुपर नोड तो पहले मैं समझा देता हूं फिर इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है, सुपर नोड कहां पे कैसे दिखेगा, हमें दिखेगा जब भी कभी, ध्यान से सुनना है ना, जब भी कभी 2 नॉन रेफरेंस नोड के बीच में, 2 नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो तो ये क्या कहलाते हैं, दैट इज सुपर नोड। क्या कहलाते हैं ये, सुपर नोड। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे, ये क्या कहलाते हैं, दोनों सुपर नोड कहलाएंगे। क्या डेफिनेशन हुई,
जब भी कभी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर कनेक्टेड है, और ये आइडियल वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट कई बार पूछते हैं सर डिपेंडेंट होकर लगेगा, लगता है, बिल्कुल लगता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके सुपर नोड कहलाएंगे। तो अब सुपर नोड में करना क्या है, डेफिनेशन तो मैं बाद में लिखवा दूंगा, सुपर नोड में आपको करना क्या है वो बता देता हूं सबसे पहले। तो वो जो सुपर नोड वाली ब्रांच है उसको उठा के यहां पे लाना है, आपको कहां लाना है, इसको उठा के हमने यहां पे लाना है एज इट इज सम्मान के साथ में, और इसको V1 नाम दे देना है, इसको V2 नाम क्या दे देना, जो है वही लेना है, ठीक है। और ये हमारा 6 वोल्ट। अब देखिए यहां से ये है पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, बैटरी का जो बड़ा पोलरिटी, जो बड़ा डंडा होता है वो क्या पॉजिटिव, छोटा वाला माइनस वाला। तो अब क्या करना है, ये पॉजिटिव इसके साथ में जाएगा और नेगेटिव इसके साथ में जाएगा, और एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगी, एक्सप्रेशन लिखा जाएगी, आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लिखे ही जाएगी V2 पॉजिटिव वाला पहले, V2 माइनस फिर नेगेटिव वाला, नेगेटिव साइन के साथ माइनस, V1 के साथ में माइनस है तो माइनस V1 इक्वल टू 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी, आई बात समझ में, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो V2 माइनस V1 इक्वल टू 6 वोल्ट क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी खत्म नहीं हुआ सुपर नोड का कॉन्सेप्ट। सुपर नोड सबसे पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप पहचानना। पहचाना कैसे हमने, कि जब भी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में आइडियल, किस पे जोर दे रहा हूं मैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स हो तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। दूसरा है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि दोनों नोड के ऊपर साइमल्टेनियसली एट अ टाइम हमें केसीएल लिखना है, केसीएल की इक्वेशन लिखना है। अब एट अ टाइम कैसे लिखेंगे बता देता हूं, देखो एट अ टाइम कैसे लिखते हैं वो बता देता हूं। एट अ टाइम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले इस पे खड़े हो जाइए, सबसे पहले इस पे खड़े हो जाइए, है ना, नोड 1 का देख लेते हैं। तो इस पे सारा इनकमिंग और आउटगोइंग क्या लिखना है, हमें लिखना है आउटगोइंग और इनकमिंग, आउटगोइंग और इनकमिंग लिखना है, इनकमिंग, ठीक है, आउटगोइंग और इनकमिंग लिखना है हमें। तो अब सबसे पहले हमें आउटगोइंग आयो, इस पे खड़े होके सारे आउटगोइंग देख लो, फिर इस पे खड़े होके सारे आउटगोइंग देख लो, फिर वापस इस पे खड़े होके सारे इनकमिंग देख लो, फिर इस पे खड़े होके सारे इनकमिंग देख लो, ऐसे ही करना है हमें। तो चलो सबसे पहले इस पे बैठते हैं, पैर दुख रहे हो तो बैठ जाइएगा, है ना, खड़े नहीं रहना है। तो इस पे खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, बात एक ही आपको याद रहे, इस वजह से थोड़ा मजाकिया लहजे में आपको बोल देते हैं ताकि दिमाग में बस जाए, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर आप अगर बैठे हैं तो आप बताइए मुझे आउटगोइंग। तो आउटगोइंग क्या क्या होगा यहाँ पे, आउटगोइंग जिसमें करंट मेंशन है, देखिए ये 1 एम्पेयर, देखिएगा 1 एम्पेयर है ना, 1 एम्पेयर आउटगोइंग है। और कहाँ पे, इस वाली ब्रांच में इनकमिंग है, तो वो चलो हम लोग उधर बाद में लिखेंगे साथ में, है ना। अभी सिर्फ आउटगोइंग देख रहे हैं यहाँ का, तो आउटगोइंग देख रहे हैं, तो ये बाकी जगह पे हम लोग अगर नहीं गिवन है तो यहाँ पे आउटगोइंग ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस V1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8, ये -0 नहीं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस फिर क्या हो गया, ये ब्रांच खत्म हो गई, ये खत्म हो गई, सुपर नोड वाली तो हमने हटा ली थी। अब इधर से तो 1 2 3 4 में से एक चले गए तो 1 2 3, 1 2 और अपना इनकमिंग है, बाकी आउटगोइंग हो गया ना। अब इस पे आउटगोइंग देखिए, इस पे आउटगोइंग क्या क्या है, इस वाले नोड पे आउटगोइंग, इस पे आउटगोइंग है आपका ये 2 एम्पेयर आउटगोइंग है, 2 एम्पेयर आउटगोइंग है, और ये इनकमिंग और आउटगोइंग यहाँ से बनेगा, तो ये बनेगा V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों नोड पर साइमल्टेनियसली हमें केसीएल लिखना है, तो हमने इन दोनों नोड पे खड़े होके सारे हमारे आउटगोइंग लिख दिए। अब हम लोग इन दोनों नोड पे खड़े होके सारे इनकमिंग लिख देते। तो पहले इनकमिंग, इस पे देखो, इस पे इनकमिंग कितना है, 2 इनकमिंग है, 2 इनकमिंग बस, बाकी और कोई भी इनकमिंग नहीं है। प्लस इस पे देखो, इस पे खड़े होकर इनकमिंग देखोगे तो 2 इनकमिंग है और ये 1 इनकमिंग है, ये 1 इनकमिंग है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अभी ध्यान से देखिएगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे एक चीज बताइए, ये लिखते टाइम पर ये जो इसको फोकस रखना है ना, इसको फोकस करना।
तो जब हम इस नोड का लिख रहे थे तो ये 1 एम्पेयर का करंट हम लोग यहाँ आउटगोइंग में पटक दे रहे थे, और जब हम इस नोड पे खड़े होकर लिख रहे थे तो इसी 1 एम्पेयर को हम लोग इनकमिंग में पटक दे रहे थे, इसी नोड को हम लोग इनकमिंग में पटक दे रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये वाली यहां पर कुछ भी होगा, यहां पर कुछ भी एलिमेंट होगा, कुछ भी होगा इस ब्रांच में, चाहे करंट सोर्स हो, कुछ भी हो, वो 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार इनकमिंग में, एक बार इनकमिंग में और दूसरी बार आउटगोइंग में। मतलब ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये जो लिख के हम लोग कट कर रहे हैं, लिख करके कैंसिल कर रहे हैं, उसकी बजाय लिखे ही नहीं तो कैसा रहे, उसकी बजाय लिखे ही नहीं तो कैसा रहे, आसान हो जाएगा। तो अब से एक रूल और बना लेना कि जो भी ब्रांच इस सुपर नोड वाली ब्रांच के एग्जैक्टली जो पैरेलल है उसको केसीएल में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि करने का फायदा भी क्या है, करके भी तो कैंसिल होना ही है, कट करना ही है, तो उससे अच्छा है ना कि शामिल ही मत करो। तो अब आपको क्या याद रखना है कि सुपर नोड वाली ब्रांच के अक्रॉस जो भी ब्रांच है उसको केसीएल में इंक्लूड नहीं करना। सारे नोड पॉइंट लिखवा दूंगा, है ना, डरो मत, सारे लिखवा दूंगा। चलो, तो अब हमारा सुपर नोड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हमारा क्या हो गया, चलो खत्म हो गया सुपर नोड का। अब बचा हुआ चीज क्या है, इस नोड के ऊपर हमें क्या लिखना है, नोडल लिखना है। तो ये हो जाएगा नोडल एट V3, और ये हो जाएगा सेम एज प्रीवियस, जैसा हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा था, सेम एज प्रीवियस। तो यहां से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन और फिर 3 वेरिएबल है, उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मजा आया? तो ये जो बाकी सुपर नोड वगैरह के डेफिनेशन सारे के सारे मैं नोट पॉइंट लिखवा देता हूं और फिर एक बार और कंक्लूड कर देता हूं फॉर दैट ब्रांच। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर 2 नोट पॉइंट लिख लिए हम लोगों ने। पहला नोट पॉइंट क्या है, इफ एनी आइडियल वोल्टेज सोर्स, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, इफ एनी आइडियल वोल्टेज सोर्स लोकेटेड बिटवीन 2 non-reference node, then it is said to be super node. Apply KCL for both the nodes at a time. दोनों नोड पे KCL अप्लाई करना, जो कि हमने किया भी। If any branch is common to super node, do not write a KCL equation for that branch. ठीक है, तो दोनों नोड पॉइंट आपको क्लियर होंगे, दोनों मैंने आपको समझाए। अब चलिए मैं शॉर्ट में इस थर्ड केस को सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इस नेटवर्क में देखा कि 2 नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स है, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, आइडियल होना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं। ठीक है, तो दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच की जो ब्रांच इसको बोलते हैं हम लोग, या दोनों नोड को हम क्या बोलते हैं, सुपर नोड। तो इस सुपर नोड के बीच की जो ब्रांच है इसको उठा के यहां लिखे, और यहाँ पे प्लस और माइनस के हिसाब से हमने एक इक्वेशन बना दी। पॉजिटिव, जो साइड में पॉजिटिव है उस नोड का इधर, नेगेटिव वाला इधर। तो V2 पॉजिटिव था, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू 6 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें इन दोनों नोड पर एक साथ KCL लिखना है। कैसे लिखोगे, एक पर बैठ जाइए, सारे हमारे आउटगोइंग लिख दीजिए, फिर दूसरे पे बैठ जाइए, है ना, पहले पे बैठ के आउटगोइंग, इस पे भी बैठ के आउटगोइंग, तो आउटगोइंग दोनों नोड के एक साथ और इनकमिंग दोनों नोड के एक साथ। तो उसमें हमें बात पता चली कि जो सुपर नोड की जो कॉमन ब्रांच है, सुपर नोड से जो कॉमन ब्रांच है उसके पैरामीटर रिपीट हो रहे हैं, तो लिखने की बजाय उसको हटा ही दो। तो अब जब भी सुपर नोड के जो कॉमन ब्रांच, सुपर नोड से अक्रॉस जो भी ब्रांच या जो भी कॉमन ब्रांच है उसका हमें KCL में इंक्लूड नहीं करना है, उसके लिए KCL की इक्वेशन नहीं लिखना है। मैंने नोट पॉइंट में भी लिखवा दी है। तो इस तरीके से सुपर नोड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और जो बचा हुआ थर्ड नोड है उस पर जैसा हम लोग हमेशा लिखते हैं नोडल एनालिसिस, इनकमिंग आउटगोइंग वाला, वही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट रहे, और इस तरीके से हमने तीनों केस बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर दी हैं। अब इससे बाहर आपको नोडल एनालिसिस में कुछ भी नहीं करना है ना। मैं सारा एक ही स्लाइड पे लाने की कोशिश कर देता हूँ, देख लीजिए अच्छे से। तो हमने क्या किया, पूरे नोडल एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में नोडल एनालिसिस हमारा फिनिश हो गया, जिसमें बेसिक और एडवांस। तो हमने सबसे पहले देखे कुछ बेसिक से एग्जाम्पल देखे। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखे बेसिक से कि एक ब्रांच का कैसे लिखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं। फिर हमने 2 पॉइंट देखे, प्लेनर नॉन प्लेनर के बारे में देखा।
ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर आपको अब अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रही जब आपने तीनों केस खत्म कर लिए। फिर केस नंबर 1 में हमने देखा किस तरीके से आपको यहाँ पर देखो नोडल इक्वेशंस लिखना है, वो आपने लिखी। रेफरेंस नॉन रेफरेंस कैसे लिखना है बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है। उसके बाद केस नंबर 2 में हमने देखा, केस नंबर 2 में किस तरीके से अगर आपका रेफरेंस और नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो नॉन रेफरेंस का वोल्टेज वही वोल्टेज का वैल्यू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा सुपर नोड का कॉन्सेप्ट 3rd नंबर के केस में। बस इससे ज़्यादा आपको नोडल एनालिसिस में कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, अब इन कॉन्सेप्ट को, ये जो तीनों केसेस में हमने जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं, कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए, बट नेटवर्क थ्योरी क्या है, न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल करोगे तो और बेहतर वे में आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नोडल एनालिसिस के ऊपर पहले कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद ही अगला मेश या लूप एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।